हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। अब हम लोग वर्ड्स वाले प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं बेटा, ठीक है। आओ जैसे देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखो जब क्वेश्चन में न्यूनतम या अधिकतम जैसा शब्द आ जाए तो वो क्वेश्चन असमी का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि वह न्यूनतम अंक प्राप्त कीजिए और फिर कह रहा है कि 60 अंक का न्यूनतम औसत। तो न्यूनतम शब्द आ गया, नहीं आ गया? तो जब न्यूनतम शब्द आ जाए या अधिकतम आ जाए तो समझ जाओ कि वो प्रॉब्लम किसकी है, इनइक्वालिटी की है। कैसे सॉल्व करोगे और समझते हैं। तो हमें बताओ बेटा औसत कैसे निकालते हैं। औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर पदों का योग डिवाइड में पदों की संख्या। बोलो हाँ या ना, है ना। पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये तो सभी लोगों को याद है फॉर्मूला औसत का। बोलो बेटा। तो अब हमारे पास 2 परीक्षाओं का प्राप्तांक 70 और 75 है। तीसरी परीक्षा का प्राप्तांक हमें मालूम नहीं है, तो मान लिया कि माना रवि ने तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त किए। ठीक है, मान लीजिए बेटा कि रवि ने तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब अगर तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त किए तो बताओ औसत क्या हो जाएगा। औसत का फॉर्मूला है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पहली परीक्षा में 70, दूसरी में 75 और तीसरी में x डिवाइड में पदों की संख्या कितनी हो गई, 3। कितनी परीक्षाएं हो गई बताओ, 3 परीक्षाएं हो गई ना। तो नीचे किससे डिवाइड करोगे, 3 से। अब बेटा इसको ऐड कर लो तो 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि न्यूनतम औसत प्राप्त करनी है। कितने की, 60 की। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूनतम औसत जो है वो 60 की होनी चाहिए। तो बेटा इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि जब कभी मिनिमम कह दे, है ना, मिनिमम या एटलीस्ट कह दे, है ना, न्यूनतम को हम यहाँ एटलीस्ट कह सकते हैं। जब कभी पेपर में क्वेश्चन में हमारे एटलीस्ट वर्ड का यूज हो, एटलीस्ट, तो आप समझ जाओ कि देखो लिस्ट माने छोटा होता है, कम से कम होता है। तो लिस्ट आ जाए तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लगती है, और अगर एट मोस्ट आ जाए, एट मोस्ट, तो लेस देन की इनइक्वालिटी लगती है। यानी उल्टा कर लो, एटलीस्ट लिखा है तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लगाओ, एट मोस्ट लिखा है तो लेस देन की इनइक्वालिटी लगाओ। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ कि जो हमारा औसत है, न्यूनतम औसत कितना है, 60 है। यानी कि एटलीस्ट कह रहा है ना, यानी कि औसत जो है वो न्यूनतम 60 है। तो न्यूनतम के लिए कौन सा सिक्का लगाओगे, ग्रेटर देन की, यानी औसत ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? ठीक है बेटा, तो औसत जो है वो औसत ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होनी चाहिए। अब आपने औसत यहां निकाल रखा है, देखो कितना, 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 145 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180, है ना। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने सीख लिया है। क्या बताया गया कि x के आजू बाजू में जो संख्या जुड़ी है आप उसका चिन्ह देख लो, है कि नहीं है। तो बताओ यहाँ x के साथ कौन जुड़ी है, 145। तो 145 को अगर हम सॉल्व करने तो क्या बताया गया था कि अगर प्लस के साथ जुड़ी है तो माइनस कर दो। तो दोनों तरफ क्या माइनस करेंगे, 145। तो ये देखो 145 माइनस 145
और इधर बेटा 180 माइनस 145, दोनों पक्षों में 145 को माइनस कर देंगे, है ना। लॉ ऑफ आइसोलेशन, लॉ ऑफ आइसोलेशन क्या कहता है कि अगर आपने 145 को हटाना है क्योंकि x को अकेला करना है, तो क्या करोगे बताओ, 145 प्लस के साथ है तो माइनस 145 दोनों तरफ कर दोगे, यानी कि दोनों तरफ 145 को घटा दोगे। क्लियर। तो 145 से 145 कैंसिल, देखो x हो गया अकेला। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से 145 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, यहां से 35, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। देखो ग्रेटर देन का सिंबल आ गया तो मैंने बताया वो मिनिमम को शो करेगा, है ना, न्यूनतम को बताएगा। इसका मतलब यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला बेटा, निष्कर्ष निकला कि रवि को तीसरी परीक्षा में कम से कम 35 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। तो लिख देंगे निष्कर्ष, अतः रवि को तीसरी परीक्षा में कम से कम 35 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 90 अंक या अधिक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यानी अगर ग्रेड ए किसी पेपर में लेके आनी है तो सभी परीक्षाओं में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, 90। ठीक है, और कितने का पूर्णांक बताओ, 100 का है, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम सवाल हो गया। 5 पेपर में से 4 पेपर का प्राप्तांक दे रखा है ना, 5वीं का नहीं मालूम, 5वीं का पूछा गया है। तो मान लो कि 5वीं परीक्षा में कितना प्राप्त करेगी, x, तो माना सुनीता पांचवी परीक्षा में x अंक प्राप्त करती है। ठीक है, मैंने मान लिया कि माना सुनीता 5वीं परीक्षा में x अंक प्राप्त करती है। तो अब बताओ औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी 87, 92, 94, 95 प्लस x और होल डिवाइड में बेटा 5। ठीक है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब इसको जोड़ कर लो पहले, तो देखो यहाँ से 5 और 4 9 और 2 11 और 7 18, है ना, कैरी हो गया 1, 9 और 9 18, 18 9 27 और 8 35 और 1 36, 368 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेड ए प्राप्त कर सके, है ना, तो ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने का न्यूनतम औसत होना चाहिए बताओ। कह रहा है ना यहाँ, प्रत्येक किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए सभी 5 परीक्षाओं में 90 या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना होगा। यानी ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए जो औसत है वो 90 से ऊपर का होना चाहिए, है ना। यानी ऐसे कहेंगे कि ग्रेड ए के लिए जो औसत होगी बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होनी चाहिए। तो भाई 368 प्लस x बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450, x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, तो 450 में से 368 को माइनस कर दो, 10 में से 8 2, और यहाँ
14 माइनस 6 है ना, तो 8 और तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 82। इसका मतलब सुनीता को 5वीं परीक्षा में कम से कम 82 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, है ना। तो आंसर आ गया कि अतः 5वीं परीक्षा में सुनीता को न्यूनतम 82 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है बेटा। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आपको लास्ट में ऐसे पूरा निष्कर्ष लिखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। जब भी आप अपने पेपर में इस क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर लास्ट में निष्कर्ष नहीं लिखा तो समझ जाना कि नंबर कटेंगे, है ना। लास्ट में हमेशा ब्लैक पेन से, काले पेन से निष्कर्ष लिखने की आदत डालो। ठीक है, हर क्वेश्चन के लास्ट में ऐसे। तो बताओ इस प्रश्न का आंसर हो गया कि ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए उसको 5वीं परीक्षा में न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, तो न्यूनतम उसको 82 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कह रहा है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है। तो देखो 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं चाहिए। तो बेटा क्रमागत विषम संख्याएं, अब आपको मालूम है कि क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत माने लगातार क्रम से आने वाली, है ना, यानी कॉन्जिक्यूटिव। क्रमागत को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, कॉन्जिक्यूटिव, है ना। और विषम माने ऑड। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन होंगी, जैसे 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो देखो ये सभी संख्याएं दो दो के डिफरेंस पर है ना। तो अगर पहली क्रमागत पहली विषम संख्या हम x मान लें तो दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, x+2। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि माना क्रमागत विषम संख्याएं x तथा x+2 हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि विषम संख्याएं दो दो के अंतर पर होती हैं। तो अगर पहली संख्या को x मानोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बताओ, x+2। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिनका योगफल 11 से अधिक है। अच्छा, और कंडीशन क्या है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं होनी चाहिए, यानी दोनों संख्याएं 10 से छोटी होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, दोनों का जोड़ योग करके 11 से अधिक होनी चाहिए। क्लियर। तो दो शर्तें हो गई। फर्स्ट शर्त क्या है बताओ, केस फर्स्ट या फर्स्ट कंडीशन जो है वो कह रहा है कि 10 दोनों संख्याएं 10 से छोटी होनी चाहिए, यानी x भी 10 से छोटी होनी चाहिए और x+2 भी 10 से छोटी होनी चाहिए बेटा, इस तरीके से। अब जब बड़ी वाली संख्या ही 10 से छोटी हो जाएगी तो छोटी संख्या तो अपने आप 10 से छोटी हो गई। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने कि दोनों संख्याओं के लिए सेम कंडीशन दी जाए, है ना, तो इसमें आप केवल एक को लेंगे, जैसे x भी 10 से छोटी है और x+2 भी 10 से छोटी है। तो ऐसे समझो कि अगर मान लो मेरे पिताजी की आयु 50 साल से छोटी है तो मेरी आयु तो अपने आप 50 साल से छोटी हो गई, क्योंकि मैं तो पिताजी से छोटा ही हूं ना। तो ऐसे ही अगर बड़ी वाली संख्या बेटा 10 से छोटी है तो छोटी वाली संख्या तो अपने आप 10 से छोटी हो जाएगी। क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन छोटी वाले सवाल दे दे, लेस देन कह दे, तो समझ जाना कि बड़े वाले को छोटी कर लो, बड़े वाले को दी हुई संख्या से छोटी लगा लो, छोटी वाली तो अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि केस फर्स्ट हो गया x+2 लेस देन 10। आप चाहो तो x लेस देन 10 भी लगा सकते हो, बाद में दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। वैसे तो हमने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, आपको यहां से बात समझ में आ जाएगी। तो बताओ, अब आपको मैंने बताया लॉ ऑफ आइसोलेशन लगाएंगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए।
अब x के साथ जो संख्या उसके साथ लगी हुई है वो है +2, है ना, प्लस के साथ लगी हुई है। तो क्या सिखाया गया आपको कि अगर प्लस है तो दोनों तरफ क्या कर दो, माइनस कर दो, अपोजिट साइन का यूज करो। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x लेस देन 8, इसे बोलेंगे इनइक्वालिटी फर्स्ट। जैसे हम समीकरण हल करते हैं तो वहां पर लिखते हैं ना समीकरण 1, समीकरण 2, तो यहाँ बेटा हम असमिका हल कर रहे हैं तो यहाँ समीकरण तो बोलेंगे नहीं, जैसे इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे असमिका फर्स्ट या इनइक्वालिटी फर्स्ट, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं बोलेंगे। जैसे हम पीछे पढ़ा, हम लोग अपने 10th क्लास में पढ़ा या अपने इक्वेशन सॉल्व करने वाले जितने भी कंडीशन होती है वहाँ लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ पर ये समीकरण तो है नहीं, यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है, तो क्या बोलोगे, असमिका फर्स्ट या इनइक्वालिटी फर्स्ट। ठीक है बेटा, चलो केस 2 देखो क्या कह रहा है। केस 2 कह रहा है कि दोनों संख्याएं 11 से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी दोनों संख्याओं का जोड़ जो है बेटा वो 11 से बड़ी होनी चाहिए, यानी x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, है ना, देखो जिनके योगफल 11 से अधिक हों तो जोड़ दो, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। अब देखो 2x के साथ जो संख्या जुड़ी है 2, वो प्लस के साथ जुड़ी है, तो लॉ ऑफ आइसोलेशन क्या कहता है कि पहले क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर +2 में -2 कर दिया, और इधर भी देखो हमने 11 में से 2 माइनस कर दिया, दोनों पक्षों में से 2 को माइनस कर दिया। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 2x ग्रेटर देन 9 आ गया बेटा। अब आपको मालूम है कि x के साथ 2 जो है वो गुणा में है, तो दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी, भाग, डिवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो 2x बाई 2 ग्रेटर देन 9 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x ग्रेटर देन 9 बाई 2, ये होगी असमिका 2। दूसरी असमिका कहती है कि x की वैल्यू 9 बाई 2 से बड़ी होनी चाहिए। पहली असमिका कहती है कि x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर दोनों को मिला के कंबाइंड करके लिखा जाए तो बताओ क्या लिखोगे, तो कंबाइंड करके निष्कर्ष निकालोगे बेटा कि x जो है वो बड़ी होनी चाहिए 9/2 से और छोटी होनी चाहिए 8 से, है ना। ये कहां से आया, असमिका 1 तथा 2 से, है ना। इनइक्वालिटी फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड कर दिया। पहली इनइक्वालिटी, पहली असमिका कह रही कि x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, और दूसरी कह रही बेटा कि x की वैल्यू 9/2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ऐसे। अब बताओ x कैसी संख्या थी, x तो एक पूर्णांक संख्या है, विषम संख्या है और पूर्णांक संख्या है, तो भाई 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो बेटा नंबर लाइन पर यहां कहीं देखो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। 4.5 कहां पड़ेगा, 4 और 5 के बीच में, बोलो हाँ या ना। तो 4 और 5 के बीच में बेटा कहीं देखो, यहां पर 4 और 5 के बीच में, यहां कहीं, यहां है 4.5। अब आपको 4.5 से बड़ी संख्या चाहिए, पूर्णांक संख्या चाहिए और विषम संख्या चाहिए। सभी शर्तें लगा लो, बड़ी भी होनी चाहिए, पूर्णांक भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो बताना जरा, इससे आगे जाने पर पहली विषम संख्या कौन भी नहीं, 5। तो देखो एक वैल्यू तो आ गई 5, फिर अगली विषम संख्या कौन आएगी, 7, है ना। तो हमें 8 तक ही तो जाना था, तो 8 और 4.5 और 8 के बीच में 2 विषम संख्याएं मिल गई, कौन कौन, 5 और 7। तो अब हम फाइनल, ये किसकी वैल्यू है बताओ, x की 2 वैल्यू आ गई, एक 5 और एक 7, जो दी हुई असमिका को क्या कर रही हैं, संतुष्ट कर रही हैं, बोलो हाँ या ना। अब हम फाइनल आंसर कैसे करेंगे, तो फाइनल आंसर होगा बेटा मेरा, फाइनल आंसर मैं कह सकता हूं, अतः संख्याओं के युग्म यदि x बराबर 5 लिया जाए तो x प्लस 2 की वैल्यू 7 हो जाएगी, और जो पेयर बनेगा वो 5,7 का बनेगा। फिर दूसरी संख्या जो आई, x की 2 वैल्यू आई है, यदि x इक्वल टू 7 तो x प्लस 2 इक्वल टू 9,
तो पेयर बनेगा बेटा 7,9। तो आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया बेटा 5,7 तथा 7,9। ये दो ऐसे क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म हैं जो हमारी दी हुई असमिका के दोनों शर्तों का पालन कर रही हैं। कौन कौन सी दो शर्तें बताओ? कि 10 से कम होनी चाहिए। तो देखो 5 और 7 दोनों ही 10 से छोटी हैं, 7 और 9 दोनों 10 से छोटी हैं, और दोनों का जोड़ 11 से अधिक होना चाहिए। देखो 7 और 5 इनका सम करो, 12, 11 से अधिक हो गई। 9 और 7 16, ये भी देखो 12 से अधिक हो गई, सॉरी 11 से अधिक हो गई। क्लियर? तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्रमागत सम संख्याएं चाहिए। तो बेटा सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों ही 2-2 के अंतर पर होती हैं। देखो 2, 4, 6, 8, तो ये जो सम संख्याएं हैं ये कितने कितने के डिफरेंस पर हैं? 2-2 के डिफरेंस पर हैं। तो अगर मुझे दो सम संख्याएं माननी है तो कैसे मानोगे? पहली संख्या को क्या मानोगे बताओ? x, और दूसरी को क्या मानोगे? x + 2। ठीक है, विषम संख्या भी होगी तो भी और सम संख्या होगी तो भी, क्योंकि दोनों ही प्रकार की संख्याएं सम विषम 2-2 के डिफरेंस पर होती हैं बेटा। तो यहां मान लो कि माना क्रमागत सम संख्याएं x तथा x + 2 है। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि माना क्रमागत सम संख्याएं x तथा x + 2 है। अब क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन को खोजो। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कंडीशन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी x भी 5 से बड़ी होनी चाहिए और x + 2 भी 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो बेटा देखो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब कहे छोटी होनी चाहिए तो बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली कंडीशन लगा दो, मतलब बड़ी वाली संख्या को दी हुई संख्या से छोटी कर दो। और जब कहे कि बड़ी होनी चाहिए, जैसे यहाँ कह रहा है ना, यहाँ देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ ऐसे समझो लॉजिक कि भाई x 5 से बड़ी है और x + 2 भी 5 से बड़ी है। x छोटी वाली संख्या है और x + 2 बड़ी वाली संख्या है। तो बेटा अगर छोटी संख्या ही 5 से बड़ी है तो बड़ी संख्या तो ऑटोमेटिकली 5 से बड़ी हो गई। जैसे मान लो तुम्हारी आयु 20 साल से अधिक है या 15 साल से अधिक है, तो तुम्हारे पिताजी की आयु तो अपने आप 15 साल से अधिक हो गई ना भाई। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो जब अधिक कह दे तो छोटे वाले को कंडीशन में पुट करो, छोटे वाली संख्या को दी हुई संख्या से अधिक करके दिखा दो, और जब छोटी कहे तो बड़ी वाली संख्या को दी हुई संख्या से छोटी करके दिखा दो। आई बात समझ में? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो बताओ यहाँ पर दोनों को एक साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो बात वही आएगी। तो जब ऐसा कह दे कि दोनों संख्याएं 5 से बड़ी है तो उस केस में क्या करो? छोटी वाली को 5 से बड़ी कर दो। केस फर्स्ट छोटी वाली को 5 से बड़ी कर दो। ठीक है, अब केस सेकंड क्या कह रहा है बताओ? केस सेकंड कह रहा है बेटा उनका योगफल 23 से कम हो, यानी x + x + 2 दोनों का जोड़ 23 से कम हो। तो देखो 2x + 2 < 23, तो 2x < 21। कैसे आया 21? वही लॉ ऑफ आइसोलेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ आइसोलेशन कहता है बेटा कि देखो कि जो x है उसके साथ जो संख्याएं आजू बाजू में हैं वो कौन से चिन्ह के साथ जुड़ी हैं। तो देखो यहाँ पहले 2x के साथ जो 2 है वो प्लस के साथ जुड़ी है, तो क्या करोगे? दोनों तरफ माइनस कर दो 2। ठीक है, ये लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2x < 21। फिर 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, गुणा में है, तो गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग, है ना। तो लॉ ऑफ आइसोलेशन कहता है कि अगर गुणा के साथ संख्या जुड़ी है तो दोनों पक्षों में क्या लगा दो? भाग। तो बताना जरा यहाँ क्या करेंगे बेटा? यहाँ हम लगाएंगे भाग। तो देखो ये डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, x < 21/2 यानी x < 10.5। हाँ या ना? 21 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 ही तो आएगा। तो
दोनों कंडीशन को देखो, पहले से निष्कर्ष निकला x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और दूसरे से निष्कर्ष निकला कि x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए। अब आंसर करने के लिए सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ। देखो बेटा, असमीका के किसी भी सवाल को सॉल्व करना हो हमेशा मैं क्या बनवाता हूं बताओ, नंबर लाइन, है ना। अगर आपको भी क्वेश्चन सही करना है, गलत नहीं करना है, तो आप भी क्या बनाओगे, नंबर लाइन। ये लीजिए नंबर लाइन बनाइए। अब बताओ x की वैल्यू 5 से बड़ी, यहां सपोज कहीं 5 है और 10.5 इधर कहीं मान लो 10.5 से छोटी। 10.5 से पहले कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या आएगी बताओ, 10, है ना। तो ऐसे देखो 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 5 से लेके 10.5 के बीच में हमें देखना है। जरा बताओ इसके बीच में कौन कौन सी सम संख्याएं हैं, क्योंकि मुझे कैसी संख्याएं चाहिए बताओ, मुझे चाहिए सम संख्याएं, है ना। हमने क्या माना है, सम संख्याएं x और x+2 है। हमारे क्वेश्चन में इस बारी कैसी संख्याओं की बात हो रही है, सम संख्याओं की बात हो रही है। तो बताओ एक संख्या तो देखो 6 नजर आ रही है और दूसरी संख्या कौन नजर आ रही है, 8, और तीसरी संख्या कौन नजर आ रही है, 10। तो इस बारी 5 और 10.5 के बीच में तीन सम संख्याएं हैं बेटा। कौन कौन सी तीन सम संख्याएं बताओ, एक तो 6 है, एक 8 है और एक 10 है। तो बताओ x की क्या क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, 8, 10। ये तो x की वैल्यू है। हमसे x की वैल्यू पूछा है या युग्म पूछा है, देखो क्रमागत सम संख्याओं के युग्म, युग्म माने पेयर, जोड़ा, है ना, पेयर पूछा है। तो पेयर कैसे बनाओगे बताओ, पेयर बनाने के लिए x की वैल्यू तो आ गई ना। तो बताओ पहली संख्या हमने क्या मान रखी है, पहली संख्या हमने मान रखी है x और दूसरी संख्या क्या मान रखी है बताओ, दूसरी संख्या हमने मान रखी है x+2। तो अब हम बताएंगे, ऐसे लिखेंगे संख्याओं के युग्म, संख्याओं के युग्म, ये लो ऐसा हेडिंग सा कर दिया। अब बोलोगे कि यदि x = 6 तो x+2 = हो गया 8। तो बताओ पेयर क्या बना, 6,8। ठीक है बेटा। फिर बताओ यदि x = 8 तो x+2 की वैल्यू आ गई 10। पेयर क्या बना बताओ, 8,10। फिर बेटा यदि x की वैल्यू हो जाए 10, है ना, तो x+2 की वैल्यू बताओ 12। ठीक है, और पेयर बताओ क्या बन गया, 10,12। इस तरीके से देखो क्रमागत सम संख्याओं के युग्म प्राप्त हो गए। कितने युग्म आए, तीन आ गए। देखो यहाँ 6,8, 8,10 एंड 10,12। ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करिए जिसमें प्रत्येक संख्या 5 से बड़ी है। तो जैसे पहला युग्म आया 6,8 का, 8 का, तो बताओ 6 और 8 दोनों संख्याएं 5 से बड़ी हैं कि नहीं है। फिर कह रहा था इनका जोड़ 23 से कम हो, तो बताओ 8 और 6 का जोड़ तो 14 होगा ना बेटा। और बताओ ये 23 से छोटी संख्या है कि नहीं, है ना। अब ऐसे दूसरे में देखो 10 और 8 कितना होगा, 18, 23 से कम है और दोनों संख्याएं 5 से बड़ी है कि नहीं है। ऐसे बताओ 10 और 12 कितना होता है, 22, 22 23 से छोटी संख्या है कि नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बताओ कौन कौन से युग्म आ गए हमारे पेयर में, हमारे आंसर में क्या क्या आ गया, 6,8, 8,10 और 10,12। आप ब्लैक पेन से निष्कर्ष लिख देंगे कि अतः क्रमागत सम संख्याओं का युग्म 6,8, 8,10 और 10,12 होगा। इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है उसको लिखो। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा, ये देखो ऐसे लिख लो, सबसे बड़ी भुजा किसके बराबर है, सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी, 3 गुणा सबसे छोटी भुजा। बोलो हाँ या ना। क्लियर। फिर बताओ दूसरी कंडीशन क्या है, पढ़ के बताओ।
फिर कह रहा है कि तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो ये लीजिए, तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा बराबर सबसे छोटी भुजा से 3 सेंटीमीटर, सबसे तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है बेटा, ये कंडीशन है। तीसरी जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। अब आप मुझे देख के बताओ, यहाँ सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी की 3 गुनी है और यहाँ तीसरी सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें अगर मुझे x मानना होगा तो मैं किसको मानूंगा, है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको यही रहता है कि क्वेश्चन में पढ़ करके आपको ये नहीं समझ में आता कि शुरू कैसे करना है। तो देखो, शुरू यहाँ से करना होगा कि अगर मैं यहाँ सबसे छोटी भुजा को मान लूँ x, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 3x, और वही सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू देखो यहाँ पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगी, तीसरी भुजा। तो ऐसे को मानो जिससे एक वैल्यू मानने के बाद दूसरी मिल जाए, दूसरे से तीसरी मिल जाए, है ना। तो एक से हम रिवर्स करके या वैल्यू पुट करते हुए चले जाएं और सभी भुजाओं के एक्सप्रेशन व्यंजक प्राप्त हो जाए तो वो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ, सबसे बड़ी छोटी, यहाँ से शुरू करो, सबसे छोटी भुजा मानोगे तो सबसे बड़ी मिल जाएगी, और सबसे बड़ी को देखो यहाँ पुट कर दोगे तो तीसरी भुजा मिल जाएगी। तो तीनों भुजाएं मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या करनी चाहिए बताओ, फिर हमें क्या करनी चाहिए बेटा, यहाँ मुझे माननी चाहिए कि माना सबसे छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया कि सबसे छोटी भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो बताओ सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, अतः सबसे बड़ी भुजा होगी बेटा 3 गुणा x, यानी कि 3x, क्योंकि सवाल में कह रहा है सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक है, चलो फिर तीसरी भुजा बताओ, तीसरी भुजा होगी बेटा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी आ गई, 3x, 2 सेंटीमीटर कम। तो बताओ कम करने के लिए क्या करोगे, कम करने के लिए माइनस ही तो करोगे। तो 3x सबसे बड़ी भुजा में से 2 सेंटीमीटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि जो त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप है वो 61 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 61 सेंटीमीटर है। तो न्यूनतम परिमाप इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको मालूम है, मैंने सिखा दिया है कि न्यूनतम का मतलब ग्रेटर देन की यह समीकरण लगेगी। तो परिमाप कैसे निकालता है, तीनों भुजाओं को जोड़ से निकलेगा। तो बताओ पहली भुजा कितनी है x, फिर एक भुजा कितनी है 3x, फिर तीसरी भुजा कितनी है 3x माइनस 2। तीनों का जोड़ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि परिमाप कैसा है, न्यूनतम है। न्यूनतम माने एटलीस्ट, है ना, कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब कम से कम या न्यूनतम शब्द आ जाए तो आपको मैंने बता दिया कि आप उल्टा चलते हो, न्यूनतम में ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी और अधिकतम में लेस देन की इनइक्वालिटी। तो बताओ इनको ऐड करो, 3x और 3x 6x और प्लस x, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 61। तो बताओ 7x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 61 प्लस 2, है ना। आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने सिखा दिया है, कैसे करते हैं बताओ। सबसे पहले ये देखो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब आप मुझे बताओ 7x के साथ 2 जो है वो कौन से चिन्ह से जुड़ा है ना, माइनस के साथ जुड़ा है। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ +2 कर दो, है ना। अपोजिट साइन कहते यूज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 2 से 2 कैंसिल,
7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। बोलो भाई, यानी x की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी न्यूनतम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9। ये हो गया हमारा x की वैल्यू। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई बताओ। x हमारी कौन सी भुजा है बताओ? सबसे छोटी भुजा। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, तीसरी भुजा है 3x - 2। तो हम बोलेंगे अतः तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी बताओ? 3 × 9 - 2, है ना, क्योंकि x की वैल्यू आई है 9। तो कितना हो गया बताओ? 27 - 2 25 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई 25 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। ठीक है, एक 91 सेंटीमीटर लंबाई का बेटा ऐसे एक लकड़ी का बोर्ड है और इसमें से उसको 3 ऐसे टुकड़े काटने हैं। ठीक है, अब क्या कंडीशन है? दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, जो दूसरी लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी सबसे छोटी लंबाई प्लस 3 अधिक है तो क्या करेंगे? प्लस 3 करेंगे। फिर कह रहा है बेटा तीसरी लंबाई, ये देखो तीसरी लंबाई किसके बराबर है बताओ? सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। और आपने सबसे छोटी वाली को यहाँ पहले लिख लेते हैं। तो देखो सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। ये लो सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी कर दिया, ऐसा लिख लिया। फिर बताना बेटा सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या हैं? लंबाई नहीं, लंबाइयां, इसका मतलब बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। यदि तीसरा टुकड़ा, देखो यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है बेटा। इन सभी कंडीशन को मिला करके सॉल्व करेंगे तब हमें x की संभावित लंबाइयां यानी सबसे छोटे वाले की संभावित लंबाइयां प्राप्त हो जाएंगी। आइए 1 बाय 1 सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले इसमें देखो कि किसको x मानना है ना। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी सबसे छोटी लंबाई +3 लिखा है और यहाँ पर सबसे छोटी लंबाई × 2 लिखा है। इसका मतलब हो गया कि अगर सबसे छोटी लंबाई को x मान लिया जाए तो दूसरी लंबाई और तीसरी लंबाई अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। तो मैं क्या करूं? माना सबसे छोटी लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा दूसरी लंबाई कितनी हो जाएगी? ध्यान से देख के बताओ। दूसरी लंबाई हो जाएगी बेटा x + 3 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है सबसे छोटी में 3 जोड़ के मिलेगी। फिर बताओ तीसरी लंबाई कितनी हो जाएगी? तीसरी लंबाई है सबसे छोटी गुणा 2। सबसे छोटी को हमने क्या माना? x × 2 यानी 2x। तो सबसे बड़ी वाली हो गई x, दूसरी वाली हो गई x + 3, सॉरी सबसे छोटी वाली हो गई x, दूसरी हो गई x + 3 और तीसरी हो गई बेटा 2x। क्लियर? ये कंडीशन हो गई। फिर यहां पर एक शर्त और दे रखा है, देखो यहां पर क्या दे रखा है कि तीसरा टुकड़ा, तीसरा माने 2x है ना, दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा है। कम से कम आ गया तो कौन सी असमीका लगाओगे? ग्रेटर देन की असमीका लगाओगे। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू दूसरे टुकड़े को मैंने क्या माना है? x + 3,
से कितना अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ क्या कर दोगे, प्लस का 5। तो देखो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये है बेटा x प्लस 8। अब x वाले को एक तरफ ले जाते हैं, ये तो सिखाया था आपको। तो बताओ यहाँ 2x में से x माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहाँ देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 8, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब न्यूनतम है ना, जब ग्रेटर देन की समीकरण आ जाए तो न्यूनतम मान होता है, इसका मतलब x का न्यूनतम मान 8 होना चाहिए। ये तो इस यहां से कंडीशन आ गई है ना, इस कंडीशन को सॉल्व करके, ये जो कंडीशन दे रखी है इसको सॉल्व करके। बट अभी एक कंडीशन और भी तो है बेटा, यहां देखो क्या कह रहा है कि पूरे बोर्ड की लंबाई 91 सेंटीमीटर है, तो जो तीनों टुकड़े हमने मान रखे हैं इनका जोड़ करके भी तो अधिकतम 91 हो सकता है। तो देखो यहां से भी एक कंडीशन बनेगी है ना, यहां से कंडीशन बनाओ, देखो यहां से चलो देखो क्या कंडीशन बनेगी। तो एक लेंथ हमारी हो गई x सबसे छोटी वाली, दूसरी वाली हो गई x प्लस 3, तीसरी वाली हो गई 2x, और इनका जोड़ मैक्सिमम 91 हो सकता है क्योंकि 91 सेंटीमीटर के लकड़ी के टुकड़े को काट के बनाई गई हैं। तो जब अधिकतम शब्द आ गया तो लेस देन की इनइक्वालिटी लगाओगे, बोलो हाँ या ना। तो ये लेस देन इक्वल टू 91 होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से x और x, 2x और 2, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। अब 3 प्लस के साथ है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, माइनस। ये बात आपको समझ में आती है, चलिए माइनस कर लीजिए। तो बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, अगर हमने दोनों तरफ 3 को माइनस कर दिया तो देखो -3 लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, तो ये हो गया बेटा 3 से 3 कट, 4x लेस देन इक्वल टू 88। अब 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 यहाँ x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आपको सिखाया गया कि दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा। तो बताओ 4 से डिवाइड करके क्या आएगा। तो 4 से डिवाइड करके बेटा x लेस देन इक्वल टू 22 हो जाएगा, है ना। ये हो गई असमिका फर्स्ट और ये हो गई असमिका सेकेंड। दोनों असमिकाओं को मिला के आंसर करेंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे असमिका 1 तथा 2 से। चलो असमिका 1 तथा 2 से बताओ क्या निष्कर्ष निकलेगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 22 होनी चाहिए, यानी x का मान 8 से बड़ा और 22 से छोटा होना चाहिए। आई बात समझ में क्या। तो इस तरीके से बेटा हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि सबसे छोटे टुकड़े की संभावित लंबाइयां क्या हैं। तो आंसर हो गया कि सबसे छोटे टुकड़े की संभावित लंबाइयां 8 से लेके 22 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। अगर हम 8 सेंटीमीटर से लेके 22 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी लेंथ का टुकड़ा काट दें तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करा सकते हैं।